दिस इज चंदन कपूर और एसपी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। और ज्ञान की बातों में आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। पहले क्लास जो ट्रांसफार्मर का हुआ था, तो पहले पार्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन के बारे में देखा कि कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन होता है, किस तरह से उसको यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर का। अब हम लोग देखेंगे ये किस तरह से ट्रांसफार्मर वर्क करता है, काम कैसे करता है ट्रांसफार्मर, और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो प्रिंसिपल है क्या, उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। और इसमें क्या क्या लॉसेज होता है, मैं बताया कि इसमें बहुत कम लॉस होता है, ट्रांसफार्मर में बहुत कम होता है, फिर भी लॉस जो होता है उसके बारे में देखेंगे क्या क्या लॉस हो सकता है जिसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि हमारा बढ़िया से बढ़िया ट्रांसफार्मर हम लोग को मिले। ओके, सो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर के जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले कुछ कंपोनेंट जानना पड़ेगा जो ट्रांसफार्मर को बनाने में कंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट बोल सकते हैं, जो ट्रांसफार्मर को बनाने में मदद करता है या उसी के सहायता से ही ट्रांसफार्मर बनता है। वो बेसिक है, उसकी नेसेसरी होती है, अगर वो नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो बेसिक चीज क्या है, सबसे पहला चीज आता है उसमें कोर। ट्रांसफार्मर का कोर ये स्टील का होता है, स्टील का बना होता है, स्टैक फॉर्म में रहता है ना। पतले पतले स्टील रहते हैं, उसको स्टॉक में जमा करके क्या करते हैं, मोटा कर देते हैं। क्यों करते हैं इसका भी रीजन हम लोग जानेंगे और देखेंगे कैसा वो दिखता है। दूसरा होता है वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग करने का मतलब उस कोर के ऊपर ऐसे ऐसे जैसे धागा लपटा होता है उसी तरह से वायर को लपेट देते हैं। याद रहे, वायर जो रहता है उस पर इंसुलेटर चढ़ाया हुआ रहता है। अगर वायर एक दूसरे को टच कर रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इंसुलेटेड वायर रहता है, शॉर्ट करने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा एक्सेस हीट के कारण कभी कभी शॉर्ट कर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर जल गया। ठीक है, लेकिन वो इंसुलेटर बहुत ज़्यादा हीट पे ही क्या होता है कि वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खो देता है, जल जाता है। ठीक है, सो ये हमारा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हुआ। उसके अलावा इंसुलेटर कुछ यूज करते हैं जो ट्रांसफार्मर को क्या करने के लिए, ट्रांसफार्मर के वायर को इंसुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मेन इसके ट्रांसफार्मर के दो कंपोनेंट है, एक कोर है और दूसरा वाइंडिंग। यही दो कंपोनेंट है, ये दो चीज मिल गया, ट्रांसफार्मर हमारे पास बन के तैयार हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। तो इसमें हमारा पहला जो हमारा ट्रांसफार्मर में ये है कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो एनर्जी को तो ट्रांसफर करता है, याद रहे बिना चेंज किए हुए, किसका, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, जिस फ्रीक्वेंसी का हम लोग इनपुट देते हैं उसी फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करता है। यानी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है ट्रांसफार्मर के फ्रीक्वेंसी में। कोई भी ट्रांसफार्मर अगर बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर में मेनली दो कॉइल होते हैं। कॉइल का मैं बात किया, या वाइंडिंग बोल सकते हैं, वाइंडिंग जो होता है तरह का कॉइल ही है। तो ये हमारा जो है दो तरह के कॉइल होता है। एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, जिस प्राइमरी कॉइल किसको बोलेंगे, जिसमें हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं, जिसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, देना स्टार्ट करते हैं, वो हमारा प्राइमरी कॉइल है। और जहां से हम लोग आउटपुट लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। कॉइल कहने का मतलब समझ गए होंगे, कॉइल तो मालूम होगा, ए वायर जो होता है इस तरह से वाउंड किया रहता है ना, तो उसको हम लोग कॉइल बोलते हैं। हेलिक्स के फॉर्म में उसको वाइंड किया रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो वाइंडिंग बोलते हैं या कॉइल बोलते हैं। सो हमारा प्राइमरी कॉइल हो गया। प्राइमरी कॉइल किसे बोलेंगे, जिसमें हम लोग इनपुट देंगे, जिसमें हम लोग पावर सप्लाई, एसी मेन सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, वो हमारा प्राइमरी कॉइल कहलाएगा। और नेक्स्ट जो होगा हमारा क्या होगा, सेकेंडरी, यानी जहां से हम लोग आउटपुट लेंगे वो हमारा सेकेंडरी कॉइल होगा। तो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, दोनों में कोई रिलेशन, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक अलग कॉइल दूसरा अलग कॉइल इस तरह से रहता है। तो ये दोनों हमारा सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल इस तरह से। तो ये देखो कॉइल इस तरह से रहता है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये हमारा, अगर इधर से हम लोग इनपुट सप्लाई इस कॉइल में दे रहे हैं तो ये हमारा प्राइमरी कॉइल होगा, इधर अगर आउटपुट ले रहे हैं तो ये हमारा सेकेंडरी कॉइल होगा। देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो है ट्रांसफार्मर का, ये ट्रांसफार्मर एक्चुअल ट्रांसफार्मर है जो बेसिक सा है। ये ट्रांसफार्मर में ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये स्टैक के फॉर्म में दिख रहा होगा,
ये मेटल का होता है, स्टील का होता है, स्टील का लोहे का रहता है। पतले पतले लोहे के चादर को एक से चिपका चिपका के इतना मोटा बना दिया है गया है, ये इतना मोटा बना हुआ है। और उस पे एक ये इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पेपर हो सकता है, टेप हो सकता है। तो उसको हम लोग इंसुलेटर को हम लोग रख दिए और उसके ऊपर क्या कर दिए हम लोग, ये वाइंडिंग किए हैं। ये वाइंडिंग जो हुआ है, ये वाइंडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे कॉपर वायर का भी यूज कर सकते हैं और उसके जगह पे हम लोग एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। तो कॉपर भी यूज हो सकता है, एल्युमिनियम भी यूज हो सकता है। तो इस तरह से दो वाइंडिंग होते हैं ट्रांसफार्मर में, किसी भी ट्रांसफार्मर में कम ये मिनिमम दो वाइंडिंग तो होंगे ही। एक को बोलेंगे हम लोग जिसमें हम लोग सप्लाई देंगे, यहाँ यहाँ वाइंडिंग हुआ तो इस जहाँ से वायर स्टार्ट हुआ होगा और वायर एंड एंड हुआ होगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से एंड हुआ, इसके बीच में हम लोग क्या कर देंगे, इनपुट देंगे, मतलब हम लोग एसी सप्लाई देंगे। जो जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और जहाँ से इधर से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, इन वायर से आउटपुट लेंगे तो इस कॉइल से आउटपुट ले रहे हैं तो ये कॉइल हमारा क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल होगा। तो हम लोग किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, इधर भी इनपुट ले सकते हैं, इधर जिधर इनपुट लेंगे उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलेंगे और दूसरा सेकेंडरी। ये हमारा कोर होता है जो चारों तरफ से एक साथ कनेक्टेड है, लोहे का होता है, स्टैक फॉर्म में होता है। पतले पतले चादर को मिला मिला के क्या बना देते हैं, इतना मोटा बना देते हैं और उसको इस तरह से गोल फॉर्म कर दिए और दोनों तरफ लिम्ब बोलते हैं इसको, लिम्ब। इस लिम्ब पे क्या कर दिए, एक इंसुलेटर डाल दिए। इंसुलेटर पेपर भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। यहाँ पे जैसा दिख रहा है प्लास्टिक और पेपर टाइप का दिख रहा है। तो इस प्लास्टिक और पेपर पे फिर से हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोग वाइंडिंग कर दिया। तो ये क्या होगा, इससे कांटेक्ट में नहीं रहा, इसको भी ऐसी वाइंडिंग किया, इस पे कांटेक्ट में नहीं रहा। अब इसको हम लोग क्या किए, इसमें जो जिसमें सप्लाई देंगे इसको इनपुट बोलेंगे, जिसमें सप्लाई लेंगे जिससे हम लोग आउटपुट लेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल। और ये सॉरी जिससे इनपुट देंगे उसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे और जहां से आउटपुट लेंगे उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। ठीक है, सो ये हमारा है। दूसरा एक और हम लोग फिगर देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि किस तरह से होता है ये। तो ये हमारा पास फिगर है, ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है। ये मेनली हमारा मेन जो ट्रांसफार्मर लोग को यूज करते हैं, ये इस तरह के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ये ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग हो गया। ये जो दिख रहा है ग्रिपिंग एज दिख रहा है, ये सब ये जो होता है ये एक आयरन का सीट होता है, पतला पतला सीट होता है। और वो सीट को हम लोगों ने इस तरह का, मान लीजिए कोई सीट होगा, ये पीछे आ गया, इसको एक बार रखते हैं। तो ये इस तरह का पेपर का ये स्टील का सीट होगा, मान के चलिए कि इस तरह का सीट होगा, ये है ना, ये सीट होगा पतला सा। और इसी को हम लोग जमा करते गए, देखिए कितना पतला पतला दिख रहा है यहाँ पे। ये पतले पतले को जमा करते गए, बीच में ऑयल डालते हैं, ग्लू डालते हैं। ये इंसुलेटिंग ग्लू होता है। ग्लू कैसा होता है, इंसुलेटिंग होता है। इंसुलेटिंग करने का मतलब कि इसमें करंट पास, जो जिसमें करंट को रोकने का क्षमता ज़्यादा हो, यानी करंट को जिसे पास होकर नहीं जाए, वैसा ग्लू डाल के इसको चिपकाते हैं। और उसको नट से यहाँ से कस दिए, यहाँ पोर्शन, यहाँ चारों तरफ नट से कस देते हैं। तो ये किस तरह से बन जाता है, इसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरह से ये पतला 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 ये रहेगा, इस तरह से बना हुआ रहेगा। ठीक है, ये ऐसा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से पतला पतला ये पूरा इस बनेगा। इसके बीच में देखिए प्लास्टिक लगा दिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लास्टिक लगा दिया, यहाँ भी हम लोगों ने प्लास्टिक लगा दिया। इस प्लास्टिक के ऊपर वाइंडिंग कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर दिए, वाइंडिंग कर दिए और ये हमारा ट्रांसफार्मर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कोर का काम करता है, ये स्टील का बना होता है ना, सॉफ्ट आयरन या स्टील का बनाते हैं हम लोग। ये कोर होता है ना, जो स्टैक फॉर्म में रहता है। ये देख रहा है कि स्टैक फॉर्म में होता है। ये स्टैक लेमिनेटेड कोर होता है। स्टैक लेमिनेटेड कोर कहने का मतलब क्या हो गया, ये लोहा है। चाहे तो हम लोग मोटा लोहा भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। क्यों हम लोग ऐसे पतला पतला लेके ग्लू से चिपका के डाल रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग उतना मोटा सा लोहा यूज नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग वैसा करेंगे तो हमको यहाँ पे एक परफेक्ट एरिया मिलेगा, है ना। वो एरिया मेटल का एक परफेक्ट एरिया मिल जाएगा। वो उस एरिया पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब प्रोसेस होगा, जो प्रिंसिपल पे, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफार्मर, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उस इंडक्शन के कारण मेटल के सरफेस पे एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं।
तो यहाँ पे भी एडी करंट प्रोड्यूस होगा, जो क्या होगा, हमारे फ्लक्स में लॉस करेगा, यानी कि हमारे जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को कम कर देगा, और हीट के फॉर्म में भी जनरेट होगा। इसीलिए इसको स्टैक के फॉर्म में, मतलब पतले पतले रखते हैं ताकि सरफेस एरिया को कम कर पाए। बीच में ग्लू डालते हैं, इंसुलेटिंग ग्लू डालते हैं ताकि सरफेस एरिया पे, उनके सरफेस पे एडी करंट ना प्रोड्यूस हो, है ना। सबसे ज़्यादा जो करंट जिसमें ट्रांसफार्मर में लॉस होता है वो एडी करंट के कारण ही ट्रांसफार्मर में लॉस होता है, ठीक है। सो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने स्टैक के फॉर्म में, यानी इस तरह से पतले पतले को मिला दिए हैं, और ये मिला के ग्लू से चिपकाते हैं, अंदर ग्लू डाल देते हैं, इंसुलेटिंग ग्लू डाल देते हैं, उसको करके फिर नट से कस देते हैं। तो इसलिए डालते हैं ताकि क्यों, ये एडी करंट लॉस को, एडी करंट जो होता है लॉस, उसको मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस कर सके, ठीक है। ये ग्लू का यूज करते हैं, आयरन का ये करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थिक स्टैक ऑफ लेमिनेटेड कोर। ये थिक स्टैक ऑफ लेमिनेटेड कोर, थिक मोटा सा स्टैक के फॉर्म में क्या करते हैं, मेटल शीट को बनाते हैं और उसको मोटा बना देते हैं, और उसको लेमिनेट करने के लिए हम लोग ग्लू का यूज करते हैं। कैसा ग्लू, इंसुलेटिंग ग्लू का यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर तैयार हो गया, कोर हो गया, कोर के चारों दोनों तरफ वाइंडिंग, जहां से हम लोग इनपुट देंगे, यहाँ से मान लो एसी सप्लाई जोड़ दिए हैं, एसी को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ऐसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं। एसी सप्लाई हमारे पास 220 वोल्ट 50 हर्ज होता है, इतना अगर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो करंट मिलेगा, वो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा, इसको हम लोग आउटपुट वोल्टेज लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग दे रहे हैं वो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर हुआ, इनपुट दिए, आउटपुट मिलेगा। जिसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और जहां से हम लोग जहां से आउटपुट ले रहे हैं उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। प्राइमरी कॉइल में यहाँ पे कॉइल है, तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी हो गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, एनएस हो जाएगा। तो इसका एक प्रॉपर्टीज होता है क्या ट्रांसफार्मर का, उसको हम लोग देखेंगे, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये प्रिंसिपल पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये काम करता है, ये प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो होता क्या है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें ये इस तरह का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, ये दिख रहा है, जहां हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसको प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं, जहां से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोल रहे हैं। प्राइमरी कॉइल में देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा दिख रहा है और सेकेंडरी में कम दिख रहा है। जिसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन करेगा, इसलिए इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग बोल सकते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो लाइन जो दिख रहा है वो कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रांसफार्मर में कोर है, तो ये डबल लाइन से ये कोर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसी तरह से ये जब इसके बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे भी दो कॉइल है। जहाँ सप्लाई दे रहे हैं वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी कॉइल, और जहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे वो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंडरी कॉइल, जहाँ आउटपुट ले रहे हैं वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, दैट मीन्स वोल्टेज ज़्यादा वहाँ मिलेगा, यानी कि ये क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो स्टेप डाउन को इस तरह से, स्टेप अप को इस तरह से ट्रांसफार्मर से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। बीच में डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच में डबल लाइन है वो कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इस तरह का हमारा ट्रांसफार्मर होता है। अब इसके हम लोग बेसिक प्रिंसिपल पे हम लोग देखेंगे, है ना। ये दिया हुआ है, दिस टू कॉइल आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड ऑन अ कॉमन सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर, दिस इज रिड्यूस द एडी करंट। तो ये शॉर्ट में ये सारा चीज लिख दिया गया है कि देखिए स्टैक के फॉर्म में हम लोग क्या रख दिए, कोर रख दिए हैं। एक ही कोर होता है, उसी कोर में दोनों कॉइल लगे हुए रहते हैं, एक कॉइल इधर एक कॉइल इधर। दोनों कॉइल में कोई कनेक्शन नहीं होता है, दोनों कॉइल अपना अलग अलग रहते हैं। एक कॉइल में हम लोग इनपुट वोल्टेज देते हैं, दूसरे कॉइल में हम लोग आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग जनरली जो ये वायर जो यूज करते हैं, वाइंडिंग में जो वायर यूज करते हैं, या तो कॉपर का यूज करते हैं या एल्युमिनियम का। ज़्यादातर केस में हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, अगर सस्ता क्वालिटी वाला बनाना है तो एल्युमिनियम का यूज करते हैं, है ना। जो तो ज़्यादा गर्म होने के बाद फिर ये इनका वाइंडिंग जल जाता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर मैक्सिमम केस में, मोस्ट ऑफ द केस में
हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, डुप्लीकेट वाले में क्या बनता है, एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। तो ये हमारा कोर हो गया। अब इसमें हम लोग किस तरह से फंक्शन काम करता है, तो ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब किसी कॉइल के थ्रू करंट पास हो रहा है और करंट टाइम के साथ अगर चेंज होता है ना, देखिए इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें क्या होगा, कोई मान लो ये करंट है, ये कोई लूप दिया हुआ है, यहाँ पे लूप रखा हुआ है, लूप मतलब कि यहाँ पे एक कंडक्टर है जो क्या होगा, ये सर्किट बन रहा है, जहाँ एंड है वहाँ खत्म है, ये लूप बना रहा है। इसमें अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम लोग ऐसा करंट दे जो टाइम के साथ चेंज होता हो, जैसे एसी करंट अगर पास होता है, इसमें डीसी करंट अगर पास हो रहा है 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 कितना एम्पियर, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग इसमें इस वायर में ऐसा करंट प्रवाहित करें, ऐसा करंट इसमें फ्लो हो जो टाइम के साथ चेंज होता हो, तो जैसे ही टाइम के साथ चेंज होगा तो ये टाइम के साथ बढ़ेगा या बढ़ रहा है मान ली करंट, तो इसमें ऑटोमेटिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है ना। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। जब टाइम वेरिंग करंट किसी कंडक्टर से पास होके जाता है तो उसके नज़दीक में अगर कॉइल रहता है तो उसमें भी करंट इंड्यूस हो जाता है, जो इसमें जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है, जो चेंज हो रहा है उसको क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उसी प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ यूज किए हैं। यहाँ पे एक कॉइल ले लिए हैं, ये कॉइल में कौन सा सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। जैसे ही इसमें करंट एसी करंट फ्लो होगा, एसी करंट फ्लो होने के कारण इसमें ये कैसा है, सोलिनॉइड जैसा काम करने लगेगा, क्योंकि कॉइल है, कॉइल में एक ऐसी करंट देंगे, ये कैसा काम करेगा, सोलिनॉइड। और इसमें क्या होगा, जैसे ही करंट पास होगा, करंट पास होने के कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पास होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रहे, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो इस डायरेक्शन में इस तरह से फैलना स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये करंट यहाँ एसी है, यानी टाइम के साथ चेंज होने वाला करंट। एसी करंट क्या होता है, टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। तो ये भी जब ये करंट का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसके कारण जो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, इस कॉइल के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो भी टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो कॉन्सेप्ट होता है वेन एवर अ चेंज इन फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल, कोई कॉइल ले लिए, उसके अक्रॉस अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ कहने का मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो इसको हम लोग लूप बना दें तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा, जिसको इंड्यूस करंट बोलेंगे। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे ही हम लोग करंट दिए, टाइम वेरिंग, यहाँ से फ्लक्स पास हुआ, वो फ्लक्स कोर की सहायता से ये किससे दूसरे कॉइल में भी जाता है। ये कोर क्या करता है कि फ्लक्स को बाहर लीकेज होने नहीं देता है, बाहर फैलने नहीं देता है। ये कोर के सहायता से फ्लक्स जो बना, मैग्नेटिक फील्ड जो बना, वो पास होते हुए इस कोर के सहायता से दूसरे सेकेंडरी कॉइल से पास होकर जाता है। सेकेंडरी कॉइल ऐसे ही बैठा हुआ है, इसमें कुछ काम नहीं है उसको। जैसे ही इसमें फ्लक्स चेंज होता है, वो फ्लक्स को चेंज होने से रोकने की कोशिश करता है, और रोकने की कोशिश होने के कारण इसमें भी करंट इंड्यूस हो जाता है ना। और ये करंट, मान लो कि ये फ्लक्स इधर बढ़ रहा है तो इसमें इस तरह से करंट होगा कि इसके फ्लक्स को घटाए, कम करेगा, है ना। तो इसमें भी एक तरह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसको इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। और इसको अगर लूप बना देंगे, इसमें मान लो कोई कंडक्टर जोड़ दिए या कुछ भी, तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है, जिसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। इसी प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर में यहाँ से हम लोग सप्लाई दिए और यहाँ पे मिल जाता है। अब ये क्या क्या फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बोला जाता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ये ईएमएफ को ई से अगर लिखते हैं, वो ई अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन डी फाई बाई डी टी। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसमें बात करूं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स और ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स इन कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इस तरह से। जब हम लोग दोनों कंपेयर करेंगे इनपुट और आउटपुट को,
तो देख रहे हैं कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n है। d∅dt दोनों कॉइल में सेम है, क्योंकि दोनों कॉइल में एक ही फ्लक्स पास होके जा रहा है। जो फ्लक्स यहाँ से बन रहा है वही फ्लक्स यहाँ पास होके जा रहा है, तो दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों क्या है, सेम है। दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, सेम आ गया है। इसका कहने का मतलब ये है कि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n है, यानी जिसमें हम लोग EMF ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, उसमें EMF ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ से जब ये दोनों बराबर लिखें, प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये लिखा यहाँ से एक स्टेटमेंट कि EP डिवाइडेड बाय ES, रेशियो ऑफ EMF ऑफ प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी कॉइल। इसका EMF, इसका जो पोटेंशियल है ड्रॉप EP डिवाइडेड, यहाँ पे जो आउटपुट का पोटेंशियल ड्रॉप मिला सेकेंडरी का ES, इक्वल टू जो हो जाता है NP अपॉन NS। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होता है वही रेशियो पोटेंशियल का भी रेशियो होता है ना। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर प्राइमरी ज़्यादा रहेगा नंबर ऑफ टर्न तो इसका वोल्टेज भी ज़्यादा रहेगा, कम अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है तो वोल्टेज भी क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो EMF के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन आया, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा कि EP बाई ES इक्वल टू NP बाई NS, यानी कि जिसका ज़्यादा पोटेंशियल होगा उसका ज़्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जिसका ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल, नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग को ये फिगर में दिख रहा होगा, कहाँ पे, इस जगह पे हम लोग ने फिगर देखा था और यहाँ पे हम लोग बताए थे नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा है, मतलब यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा और यहाँ वोल्टेज कम। तो प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा है और कम वोल्टेज मिल रहा है, यानी वोल्टेज को कम कर रहा है ये ट्रांसफार्मर, इसलिए कैसा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसी तरह इस डायग्राम को देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे, प्राइमरी में नंबर ऑफ कम है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ टर्न्स कम है यानी कि वोल्टेज क्या है, कम है। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा है, मतलब वोल्टेज सेकेंडरी में क्या है, ज़्यादा है। तो कम से ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है, यानी वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, और तो इसीलिए क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ टर्न्स से पता चलता है। नंबर ऑफ टर्न्स किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, या पोटेंशियल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। जिस कॉइल में ज़्यादा टर्न रहेगा, सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न रहेगा, तो उसमें ज़्यादा EMF होगा, इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट मिला कि नंबर ऑफ टर्न्स पे ये डिपेंड कर रहा है, कौन कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर। तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट आया है, रेसिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इज इनफाइनाइट। ये दोनों कॉइल के बाद में कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता, तो कोई भी वायर यहाँ से पास होकर कोई भी करंट इस कॉइल से इस कॉइल में डायरेक्ट नहीं जा सकता, क्योंकि एयर के थ्रू क्या होता है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में, जो कॉइलों के बीच में जो रेसिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये सीखा कि अगर हमारे पास प्राइमरी EP बाई ES का रेशियो जो होता है वो NS अपॉन किसके बराबर, NP अपॉन NS के बराबर, जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इसमें ये पोटेंशियल होगा। और ये जब हम लोग आगे देखें तो ये हो जाता है IS अपॉन IP के इन प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगा, है ना, इन्वर्सली हो गया, उल्टा हो गया, और जिसमें कम होगा उसमें ज़्यादा फ्लो होगा। तो करंट उल्टा होता है लेकिन पोटेंशियल नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या होता है, ट्रांसफार्मर को बनाते हैं, और ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। तो ट्रांसफार्मर इस प्रिंसिपल पे काम करता है, हम लोगों ने देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस प्रिंसिपल पे इन्होंने, ट्रांसफार्मर ने काम किया। अब आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं इन दोनों में कि अगर हम लोग बात करेंगे तो दो आइडियल ट्रांसफार्मर और रियल ट्रांसफार्मर है, इन दोनों में डिफरेंस हम लोग पता लगाते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर कहने का मतलब कि ट्रांसफार्मर जब हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं या पढ़ने के लिए यूज करते हैं तो हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जब रियल में हम लोग जाते हैं तो कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर का बात करें, यानी आइडियल मतलब क्या होगा, जो परफेक्ट ट्रांसफार्मर अगर जो होता है उसमें कोई पावर लॉस नहीं होता है, कोई भी पावर लॉस नहीं, जितना हम लोग इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा, जितना इनपुट पावर रहेगा उतना ही आउटपुट पावर रहेगा।
लेकिन रियल में एडी करंट के कारण और भी हिस्टेरेसिस लॉस होता है, उसके कारण फ्लक्स लीकेज होता है, उसके कारण लॉसेज होते हैं। तो कुछ ना कुछ लॉस होते ही हैं रियल में। लेकिन हम लोग आइडियल में क्या मान के चलते हैं, ये सब लॉस को छोड़ो, हटा, छोटा मोटा है, क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी मान के चलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता है, 100% इफिशिएंसी। जितना इनपुट में पावर रहेगा उतना ही आउटपुट में पावर मिलेगा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में क्या होता है, लॉस होता है, एडी करंट के फॉर्म में लॉस होता है, वाइंडिंग के फॉर्म में लॉस होता है ना। उसके अलावा हिस्टेरेसिस लॉस होता है ना, फ्लक्स लीकेज होता है, उसके कारण लॉस होता है। इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर यहाँ होता है, जबकि यहाँ इनपुट पावर जो होता है ना, वो इफिशियंसी से हम लोग टाइम्स होता है। इफिशियंसी यहाँ पे एक डिफाइंड होता है, जो इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट हम लोग लिखते हैं। इफिशियंसी यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, इस तरह से टर्म डिफाइन करते हैं ईटा, जिसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। ये होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिखते हैं, इनपुट पावर। आउटपुट पावर इनपुट पावर के रेशियो को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। इसमें अगर परसेंटेज इफिशियंसी निकालना हो तो 100 से गुना कर देते हैं। आउटपुट कितना पावर होगा, अगर हम लोग बात करेंगे इनपुट पावर का, तो ये वीपी और इनपुट है, आउटपुट है, सो वी आउट अपॉन वी, ऐसे, यानी हम लोग सेकेंडरी लिख सकते हैं वी एस अपॉन आई एस, अपॉन नीचे में हो गया वीपी अपॉन आईपी। जो इनपुट मतलब प्राइमरी में करंट देंगे, प्राइमरी में वोल्टेज, प्राइमरी में करंट और प्राइमरी में वोल्टेज, इनका रेशियो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसा हमारा इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट कर देंगे पावर, उसी को हम लोग इफिशियंसी बोलेंगे। परसेंटेज निकालना रहेगा, बस 100 से गुना कर देना है, परसेंटेज निकल जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे जब इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर है तो ये रिलेशन हम लोग दिए कि पावर होता है वी इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज इंटू करंट प्राइमरी साइड और वोल्टेज इंटू करंट सेकेंडरी साइड, दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा, यहाँ पे इफिशियंसी के बराबर रहेगा, ऐसा हम लोग लिखेंगे ईटा के बराबर अगर रेशियो निकालेंगे तो। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो वी एस अपन, इसको हम लोग यहाँ से ये बराबर आया है, यहाँ से वी एस अपन वी पी का वैल्यू जब निकालते हैं तो आई पी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आई एस, आई पी बाई आई एस। अगर इफिशियंसी को परसेंटेज में लिखना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, अगर नहीं तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ईटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा, है ना, ईटा का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम, लेस देन 1 रहेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो 1 से कम रहता है, 1 ही के आसपास रहता है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ईटा का वैल्यू कितना होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ईटा का वैल्यू 1 होता है, याद रखें। आइडियल ट्रांसफार्मर अगर यूज कर रहे हैं तो ईटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इफिशियंसी 1 होता है। लेकिन अगर हम लोग रियल में बात करें तो इफिशियंसी 1 से हमेशा कम होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी मशीन का। तो ये हमारा क्या है, एक कंपेरिजन हुआ जो किसके किसके बीच में, आइडियल और रियल ट्रांसफार्मर के बीच में। वही रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आइडियल ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस लेंगे L1 इंटू L2 रूट अंडर। L1 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है पहले कॉइल का, L2 क्या है, दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, दोनों का रूट अंडर करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग रियल में म्यूचुअल इंडक्टेंस के टाइम्स होता है ना, तो के मतलब यहाँ पे क्या होता है, के को कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। के जो है वो क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट है, दो कॉइल को कपल करने में, है ना, और कपल करने में कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ना, एयर में कुछ फ्लक्स लीक कर जाता है, तो जो फ्लक्स लीक करता है उसके कारण यहाँ पे के आ जाता है। यहाँ पे फेज डिफरेंस दोनों में बात करेंगे, जो करंट हम लोग एसी हम लोग लेते हैं ना, एसी जो हम लोग सप्लाई यूज करते हैं, तो इसमें फेज डिफरेंस में वोल्टेज के बीच में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में 0 होता है, याद रखें, दोनों में, रियल में भी और कैसे उसमें भी, दोनों में इनपुट और आउटपुट के बीच में वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस होता है 0। फेज डिफरेंस 0 करने का मतलब एसी जिस तरह से हम लोग इधर लेते हैं उसी तरह से सेम एसी उधर मिलता है, खाली एम्पलीट्यूड में चेंज आता है। तो इनका इधर जो एसी लेंगे वो वैसे ही, जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका जो रहेगा वही स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रहता है। खाली डिफरेंस क्या रहता है, एम्पलीट्यूड में डिफरेंस रहता है ना। एम्पलीट्यूड ये मान लो इधर बड़ा है और इधर एम्पलीट्यूड क्या है, आउटपुट में कम है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है।
तो ये हमारा क्या होगा, ये खाली एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आता है जब ट्रांसफार्मर का आउटपुट और इनपुट में खाली एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होता है, फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, और चेंज जो भी और फेज में भी कोई चेंज नहीं आता, जहां इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है। तो फेज डिफरेंस भी दोनों में वोल्टेज में कितना रहता है, 0 रहता है। ट्रांसफार्मर इज नॉट अ जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रहे बार बार, कितने लोग सोच लेते हैं कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करता है ना। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग टरबाइन सिस्टम के साथ जनरेटर का यूज करते हैं और डायनेमो का यूज करते हैं, जो इसी प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे ही काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारा जनरेटर है वो भी इसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ये हमारा रहा ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में अब हम लोग देखेंगे क्या क्या एनर्जी लॉसेस होता है, ट्रांसफार्मर में किस किस टाइप का एनर्जी का लॉस होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर में पहले होता है कॉपर लॉस। ये कॉपर लॉस क्यों होता है, तो ये कॉपर लॉस होता है क्योंकि वाइंडिंग जो होता है वो किसका रहता है, कॉपर का रहता है, और कॉपर में कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होते रहता है, जब तक ट्रांसफार्मर वर्क करते रहेगा उसमें करंट फ्लो होगा। करंट जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लो होता है तो उसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाता है, कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम होता है। तो रेसिस्टेंस के कारण, कॉइल के रेसिस्टेंस के कारण इसमें जो लॉस होता है उसको कॉपर लॉस बोलते हैं। एक कॉपर लॉस किसके कारण होता है, अधिक समय तक ट्रांसफार्मर यूज करने से इसके रेसिस्टेंस के कारण इसमें क्या हो जाता है, पावर डिसिपेट हो जाता है और एनर्जी जो लॉस होता है वो I² के फॉर्म में ये एनर्जी लॉस हो जाता है। तो इसको हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। तो कॉपर के कारण लॉस होता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें आगे, तो दूसरा कॉपर करंट के बाद एडी करंट लॉस होता है। एडी करंट लॉस होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन प्रोसेस के कारण। जब कभी भी इंडक्शन होता है, कंडक्टर को किसी टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके सरफेस पे स्पॉट मैग्नेटिक फील्ड स्पॉट करंट जनरेट होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स राउंड घूमना स्टार्ट कर जाते हैं और घूमना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज को मोशन में लाते हैं तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, हेलिकल पाथ फॉलो करता है। उसी तरह से मेटल के सरफेस पे भी ये इलेक्ट्रॉन घूमना स्टार्ट कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण इलेक्ट्रॉन चार्ज को ही फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं, करंट प्रोड्यूस होता है और वो करंट के कारण क्या हो जाता है कि ये मेटल के सरफेस गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एडी करंट के कारण कोर में जो लॉस होता है वो एडी करंट लॉस होता है और उसके कारण भी लॉस होता है। ठीक है, ये किसमें होता है, कोर में लॉस होता है, इसीलिए कोर लॉस भी है। तो कोर में ये लॉस होता है एडी करंट लॉस। तो इसीलिए इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू मिनिमाइज दिस लॉस हम लोग क्या करते हैं कि कोर को लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, है ना, और लेमिनेटेड फॉर्म में रहता है जिसमें नंबर ऑफ थिन सीटेड को एक साथ ग्लू के थ्रू चिपकाते हैं, इंसुलेट करके रखे रहते हैं। तो ये हमारा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये कोर में लॉस होता है, इसको कोर लॉस भी बोल सकते हैं। तीसरा हमारा आता है फ्लक्स लॉसेस। फ्लक्स लॉसेस भी एक तरह का कोर लॉस है कि कोर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। कोर क्या होगा कि अगर मान लो एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो उससे फ्लक्स निकलेगा, वो फ्लक्स का कुछ अमाउंट एयर में लीक कर जाता है, एयर में क्या हो जाता है, लीक कर जाता है, जिसके कारण फ्लक्स का लॉस होता है। पूरा का पूरा फ्लक्स दूसरे कॉइल में पहुंच नहीं पाता है ना। तो ये बहुत कम लॉस होता है। अगर मान लो कॉइल का, अगर हम लोग कोर का यूज नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, बहुत कम ही अमाउंट में पहुंच पाएगा। तो कोर जो होता है बहुत सहायता, मतलब मैक्सिमम कोर ही जो होता है वो क्या करता है कि फ्लक्स लॉस को कम करता है। तो फ्लक्स लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, परफेक्ट जिसका के का वैल्यू हाई हो वैसा हम लोग कोर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फ्लक्स लॉसेज हो गया। दूसरा होता है हिस्ट्रेसिस लॉस। नेक्स्ट होता है हिस्ट्रेसिस लॉस। हिस्ट्रेसिस लॉस ये कोर में होता है, ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। तो ट्रांसफार्मर के कोर में ये लॉस होता है, तो ये डिपेंड करता है ट्रांसफर कि वो कोर किस मटेरियल का बना होता है। मटेरियल, ये हिस्ट्रेसिस एक तरह का लॉस करने का मतलब कि जब हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं कि करंट देते हैं, करंट देने के कारण
उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास होकर जाता है, तो जो बीच में आयरन कोर रखा रहता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज हो जाता है कहने का मतलब वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, करंट को हटाएंगे, करंट बंद करेंगे, तो वो धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज होगा। तो डीमैग्नेटाइज जब होता है तो जिस पाथ से मैग्नेटाइज होता है उसको फॉलो नहीं करता है ना, उसको डीमैग्नेटाइज होने में टाइम लगता है। तो अगर डीमैग्नेटाइज होने में अगर टाइम लग रहा है ना, जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उसका उतना ज़्यादा लॉस होता है। तो उसको लॉस को कम करने के लिए बेस्ट मटेरियल ज़्यादातर हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, ताकि क्या होगा कि हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज कर सके। तो इस तरह का लॉसेज होता है ट्रांसफार्मर में। तो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में क्या क्या देखा, अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने देखा कि ये ट्रांसफार्मर किसका बना होता है। तो ये ट्रांसफार्मर बना होता है, एक कोर होता है इस तरह का, कोर रखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में। कोर के दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग डाल देते हैं। एक तरफ जहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जहाँ पे हम लोग आउटपुट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग आउटपुट लेते हैं, यहाँ से आउटपुट भी आउटपुट ले रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो प्राइमरी में वोल्टेज जो देते हैं वी इनपुट, आउटपुट मिला वी आउटपुट, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी ले लेते हैं और यहाँ पे एनएस ले लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा हो तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ये अभी हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो पोटेंशियल होता है ट्रांसफार्मर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। यानी कि प्राइमरी में डिवाइडेड बाय सेकेंडरी में पोटेंशियल का रेशियो ये नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर होगा। और करंट का बात करें, करंट जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है ना। जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उसमें करंट कम, और जिसमें कम नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना। लेकिन वोल्टेज का बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी पे प्रिंसिपल पे हम लोग ट्रांसफार्मर काम कराएंगे, जिसमें अब इसी का यूज करके हम लोग जिस वोल्टेज में कन्वर्ट करना है ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास यहाँ पे सप्लाई है 220 वोल्ट का और हमको चाहिए 12 वोल्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 वोल्ट हम लोग को सप्लाई कर चाहिए। यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स 1000 टर्न्स है। बताओ तो यहाँ 1000 टर्न्स है तो यहाँ कितना टर्न्स रखना पड़ेगा ताकि 12 वोल्ट मिले। तो क्या करेंगे, दिया हुआ क्या है, प्राइमरी वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड 1000 दिया हुआ है, सेकेंडरी साइड ये निकालना है कि सेकेंडरी साइड कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न दें ताकि 12 वोल्ट हम लोग को मिले। यानी कि हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, 1000 टर्न है, इसमें कितना टर्न बांधेंगे ताकि कि हमको 12 वोल्ट मिले। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं Vp Vs अपॉन Vp इक्वल टू क्या लिखेंगे, Ns अपॉन Np। तो Vs का वैल्यू देख रहे हैं कहीं पे दिया हुआ है, हाँ 12 दिया हुआ है। Vp का वैल्यू कितना दिया है, 220 दिया हुआ है। Ns का वैल्यू निकालना है और Np का वैल्यू 1000 है, यहाँ पे 1000 हम लोगों ने लिख लिया। तो 1000 से ये कैंसिल हुआ, उसको ले जाएंगे तो ये 1200 अपॉन कितना हो गया 2200 और ये Ns ऐसा लिखिए। तो सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आया 1200 अपॉन 22, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 600 अपॉन 11 आ गया, है ना। 2 से दोनों तरफ कैंसिल किए, इसको अगर फिर से करते हैं तो 54 के आसपास अप्रोक्स 54 या 55 टन्स हम लोग यूज करेंगे ताकि हम लोग को क्या मिल जाए, अप्रोक्स। क्योंकि नंबर ऑफ टन्स तो आधा अधूरा नहीं का पूरा होगा, तो पॉइंट में भी आंसर आएगा, लेकिन हम लोग को क्या लेना है, एक अप्रोक्स नंबर लेना है। तो ये हमारा कितना टर्न कम से कम यूज करना पड़ेगा, 55 टर्न्स यूज करेंगे तो ये 12 वोल्ट के मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ टर्न सेट करते हैं, और इसी तरह से वोल्टेज, जिस तरह से वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है उसी से नंबर ऑफ टर्न्स क्या करते हैं, डालते हैं ट्रांसफार्मर में, है ना। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर वर्क करता है, और ट्रांसफार्मर का वर्क करके और हम लोग अप्लाई करते हैं
वोल्टेज को इस तरह से कम करते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉस 0 होता है, यानी 100% इफिशियंसी पे काम करता है ट्रांसफार्मर। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर का बात करेंगे तो ये सब जो लॉसेज हम लोग पढ़े वो लॉसेज बहुत कम होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। 2 से 5% केवल लॉस कराता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। और बहुत ज़्यादा हर रेगुलर करंट फ्लो होने के कारण ज़्यादातर ज़्यादा जो लॉस होता है कॉपर लॉस और एडी करंट लॉस के कारण होता है। कॉपर लॉस मतलब कि वायर में लगातार करंट फ्लो होने के कारण वायर गर्म हो जाता है, जिसके कारण उसका इंसुलेटर क्या हो जाता है, बर्न कर जाता है। जैसे इंसुलेटर बर्न करता है तो शॉर्ट होता है, और शॉर्ट होने के कारण उसमें आग लग जाता है और वो जल जाता है। इंसुलेटर जलने के कारण शॉर्ट लग जाता है और उसके बाद फिर हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। फिर से खराब होता है तो उसको ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, उसके वाइंडिंग को चेंज करते हैं। जैसी वाइंडिंग को चेंज करेंगे, ट्रांसफार्मर तो वाइंडिंग ही है, उसी को चेंज करना रहता है। वाइंडिंग चेंज करेंगे फिर से हमारा क्या होगा, ऑपरेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रहा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग देखे एप्लीकेशन और किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, सो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस इवनिंग और थैंक यू फॉर वॉचिंग।